जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भारतीय इतिहास से आज जो हम लोग लेकर के टॉपिक आ गए हैं, नया सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास। चलिए तो इसकी हर एक टॉपिक कंप्लीट करते चलते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए इससे शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और वन लाइनर के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं बारी बारी से। कह रहा है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत बार पढ़े भी होंगे आप लोग कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी। और इसे लिखा किसने है? कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता भी है। क्या कहना है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। और यह कल्हण के द्वारा रचित है। चलिए आगे हमारा, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। रिलेट कर लीजिएगा, मुद्रा के लिए ही है, मतलब साउंड मिल रहा है। मुद्रा यानी सिक्का, और मुद्रा शास्त्र में ही सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। आगे है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्राइमरोज को दिया जाता है प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय। आगे है हमारा, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिका किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। पूछे कि प्री हिस्टोरिका इंडिका किसकी पुस्तक है, किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंतु का। किसका प्रयोग किया है? इंतु का। ध्यान रखिएगा, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र। इपिग्राफी इंग्लिश में पूछ देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इपिग्राफी बोला जाता है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को। आगे है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। पूछे कि लिपियों के विकास अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से। स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम जो है उल्लेख किस अभिलेख से हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो V.A. स्मिथ ने। पूछे प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो V.A. स्मिथ ने। नीचे हमारा इतिहास का 3 भागों में विभक्त किया गया है, देख लेते हैं इसको थोड़ा। प्रागैतिहासिक काल में, फिर आदिऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। देखिए, प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक, आदिऐतिहासिक 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक, और ऐतिहासिक 600 ईस्वी पूर्व से आगे। अब इसमें क्या करा, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। और आदिऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय थे। और ऐतिहासिक पीरियड जो हो गया, हिस्टोरिकल पीरियड 600 ईस्वी पूर्व से आगे, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नीचे है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। आगे है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा तो वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो ही मतलब काल में कौटिल्य थे, उनके गुरु के रूप में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र। ध्यान रखिएगा, कल्पसूत्र। नीचे हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखिएगा। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे पुरानी प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को ही। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। पूछे कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। किसका नाम था? जय संहिता बहुत बार पूछता है, तो महाभारत का। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। पुरावशेष महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। पूर्णतः रेहला किससे संबंधित है? किसकी यात्रा वृत्तांत से? तो इब्न बतूता से। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन। और किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख अभिलेख व शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख इसके शासक हो गए गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख के रुद्रदामन शासक, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समुद्रगुप्त और मंदसौर अभिलेख के जो शासक हैं मालवा नरेश यशोवर्मन। नेक्स्ट है हमारा ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की है? तो सी यू की। और इब्न बतूता ने किस में की है? तो रेहला में। ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग ने पूछे कि अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की है? तो सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल-बरूनी ने। कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो अल-बरूनी ने। मोरक्का का यात्री था इब्न बतूता और भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। पहले पूछ देता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। चलिए नेक्स्ट है हमारा फाहियान और उनकी रचनाएं और यात्री विवरण। चलिए थोड़ा तेजी में देखते हैं, चलते इसको हम भी। फाहियान। चलिए फाहियान का हो जाएगा रचनाएं, क्या हो जाएगा? भारत दशा का विवरण। और यात्री विवरण क्या है? यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद को देव निर्मित बताया है। नेक्स्ट है हमारा ह्वेनसांग से, और इसकी जो है रचना क्या है? तो सी यू की। अभी बताए थे। पाश्चात्य संसार के लेख इसका मतलब होता है। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित कहा जाता है। ये बहुत पूछता है कि ह्वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन दे देगा आपको। यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि या नीति का पंडित। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? पूछ देता ऑप्शन में ह्वेनसांग दे करके। आगे इत्सिंग का। इसका जो रचना क्या हो जाता है हमारा? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। नीचे हमारा सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए अब सीधे हम लोग एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव भी करते चलेंगे।
पहला है हमारा, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं सामासिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों से, यानी सभी से। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो आयुर्वेद। आयुर्वेद ध्यान रख लीजिएगा। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं हम। एक का 2 यानी पतंजलि, महाभाष्य का पतंजलि, मालविका अग्निमित्रम का आपको हो जाएगा कालिदास, मृच्छकटिकम का बहुत पूछता शूद्रक, और नीति शास्त्र का जो है कामंदक। आगे देखेंगे हम लोग। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई हजार बार प्रश्न पूछा गया है कि 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? तो अभिलेख के द्वारा मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो ईरानियों के संपर्क के बाद। ईरानियों के संपर्क के बाद। चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। ह्वेन फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया भी था और राजनीतिक स्थिति में। चलिए ह्वेन सांग जो पूछे तो हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति, सिंह वेशभूषा खानपान, और चाओ जुआ यानी चोलकालीन इतिहास। चलिए ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो यह व्यापारी वर्ग के थे। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा जाता है? तो मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज को, और इसकी एक पुस्तक भी है इंडिका, ध्यान रखिएगा, बहुत ही विख्यात है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। रामायण को दी जाती है। सत्यमेव जयते की शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। स्टार मार्क कर लीजिए, मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब देखेंगे प्राचीन काल ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित करना है, पुस्तक और लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बुद्ध चरित जो है इसका अश्वघोष हो जाएगा, बहुत पढ़े होंगे आप लोग। हर्षचरित का जो बाणभट्ट, बिल्कुल। विक्रमादेव चरित का हो जाएगा क्या हमारा? विल्हन। और नवशाह शंकर चरित इसका हो जाएगा पद्मगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय बताए थे, और दूसरा जान लीजिए भगवती सूत्र, यानी ए और बी दोनों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, बहुत पूछता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार, अष्टाध्यायी की रचनाकार है पाणिनि, ध्यान रखिएगा। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत ग्रंथ का है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। चलिए अब अभिलेख और शासक को मिलान कर लेते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। हाथी गुम्फा अभिलेख का बताए थे आप लोगों को, राजा खारवेल, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख का तो रुद्रदामन जान लीजिए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का समुद्रगुप्त जान लीजिए। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये बता चुके हैं। चलिए सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामितीय से। ऑप्शन ए। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ह्वेन सांग, अभी पढ़े थे हम लोग। और वहीं पर आपको पूछ दे कि इब्न बतूता का इसका माफ कीजिएगा रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो लेखक और पुस्तक, तो हम मेगास्थनीज का इंडिका बता चुके हैं आप लोग को। उसके बाद टॉलमी का हो जाएगा जियोग्राफी, टॉलमी का जियोग्राफी हो जाएगा। चलिए अज्ञात लेखक का देखें तो, चलिए अज्ञात लेखक का पूछे तो अज्ञात लेखक का पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। प्लिनी हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरी का इसका। चलिए 24 देखेंगे। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है तो वेद है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद 100 से रिलेट कर लीजिएगा, संगीत और सामवेद। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।